Have a good evening, class. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. कैसे आप लोग हैं? गुड इवनिंग सर। सर मैं बढ़िया हूँ, क्या आप हाल चाल है कैसे हो? आप लोगों के? हैं? क्या क्या हाल चाल सर? है तुम लोगों के? बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे ना? यस सर, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी है ना? ओके, कंटिन्यू करेंगे उसी को। बेटा अपन एक काम कर, जरा फटाफट से अपना कैमरा ऑन कर, बात करेंगे। बहुत टाइम हुआ तुम लोग की शक्ल देखे, तुमसे बात किए। हेलो सर। बहुत बढ़िया, एकदम एयर पायलट लग रहा है तू। क्या चल रहा है? सर अच्छा चल लॉकडाउन? रहा है सर। हाँ, नहाया भी करो। यस सर। दिखाओ जरा, कॉपी कॉपी दिखाओ। सर कॉपी तो सर ही है। आपको पुराने नोट्स दिखा जो तूने बनाए, कितनी पढ़ाई कर रहा है देखो जरा। मैं बैठ रहे सर थे ये ऑनलाइन क्लास में, पढ़ाई करते नहीं हो। प्रॉपर सर नोट्स है ये क्या बनाया हाँ है, क्या है ये? सर, ये अल्कोहल अब्यूज़ का था सर, बायोटेक से पहले वाले में। नोट्स बना ली ना? सर चल बहुत बना बढ़िया। तो और सब बढ़िया चल रहा है, तैयारी चल रही है? सर अच्छी चल रही है तैयारी तो। स्कूल कब से खुल रहे हैं? स्कूल कब से खुल रहे हैं? सर नहीं खोल रहे हमें तो, मुझे तो ये पता है। मतलब कोई आइडिया नहीं कब खुलेंगे? यस सर। चल कोई बात नहीं, एक आध दो लोगों से और बात करते हैं। हम्म। और कौन है? शिवम यादव। Yes, शिवम, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. खोलो जरा, कैमरा खोलो, बात करेंगे जरा। हाँ भाई, तेरी शक्ल Yes, ही क्लियर sir. नहीं आ रही, तू कौन सा नेट यूज कर रहा है? Sir, Airtel. तू तो सुंदर लड़का हुआ करता था, जिसमें तो तेरी सुंदरता नजर ही नहीं आ रही। सर शायद रोशनी नाम। चल कोई बात नहीं, नोट दिखा, नोट दिखा, कोई बात नहीं, तो घूम मत तू, नोट दिखा। क्या सर बनाया तुम लोग नोट्स ने? सर सर ये तो अभी नई कॉपी लाया हूँ बायोटेक के खोल के लिए। पोल, बस। तुम लोग की पोल खोलने के लिए नहीं किया मैंने, सर। दिखाओ नोट जरा। हाँ। सर वो मैं अभी यहाँ नहीं था ना सर, तो मैं 3-4 क्लास हाँ सर था। नहीं ले पा रहा आपकी। सर मैं बिहार में था, पटना। अच्छा, तो उससे पहले नोट्स नहीं और बनाए? तो सर नहीं, उससे पहले सर 4th चैप्टर तक के बने होंगे सर। अभी बायोटेक्नोलॉजी के लिए तो नहीं लाया हूँ सर। ये आज आधे पहले, लोग इसके बाद मीटिंग तो से पहले भाग ही गए, गया। उनको पता है कि आज पोल पोल खुलेगी, नोट्स देखे जाएंगे तो भाग गए। कोई बात नहीं बेटा, मत बना नोट्स। नहीं सर। सर एक कॉपी बार देखो ये नहीं लाया हूँ। रिवीजन तो रहेगा। हाँ, ये क्या है? डाल रही। ये तो नई कॉपी है, ये हाँ खाली सर, कॉपी है। कह तो रहा हूँ नहीं लाया हूँ। बहुत ही बढ़िया। मालती देवी गुप्ता। 4th तक के हैं सर। कोई बात नहीं बेटा, मेरे को पता लग गया कौन नोट्स बना रहा है। गोविंद जी। आह, सर ने फालतू में बोला। 4th चैप्टर तक बनाया मैंने। तेरी आवाज अभी भी आ रही है मुझे। हाँ गोविंद। यस सर। हाँ, ऑन कर जरा अपना कैमरा, ऑन कर, नोट दिखा जरा, कितने बन रहे हैं। बेटा पेज टेस्ट है तुम लोगों का आने यस वाला है, और नोट्स दिखाओ जरा सर। कितने तैयारी है एवोल्यूशन की। तेरा कैमरा ऑन नहीं होता क्या? है भाई गोविंद जी, कैमरा ऑन नहीं होता क्या? करण कश्यप। यस सर। आवाज आ रही है?
यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर, अभी करते हैं। हाँ जी, नोट्स दिखाओ। नोट्स जी नोट्स, NOTES नोट्स। सर ये ये दिख क्या रहा है? है? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, नथिंग। तुम लोग को अगर मैं भी तुम लोग को ऐसे पढ़ाऊँ तो तुम लोग को चलेगा जब तुम मुझे नोट्स दिखा रहे हो? है भाई करण, दिखाओ प्रॉपरली, दिखाओ नोट्स दोबारा से, क्या सर? दोबारा नोट्स दिखाओ। हाँ अब क्लैरिटी आई है, हाँ अब आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। ये क्या बना रखा है, ये क्या है ये? बेटा अभी क्लियर नजर आए थे, फिर ब्लर हो गए। सर वो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर लग रहा था मुझे। धन्यवाद तुम्हारी राय के लिए। हाँ बेटा, ये पहले क्लियरिटी आई थी, फिर एकदम से ब्लर हो गया। हाँ भाई, मेगा सैनी, मेगा आवाज आ रही है? हाँ। आवाज आ रही है बेटा मेगा? यस सर। करो जरा बेटा, कैमरा ऑन करो जरा, बात करेंगे। करण तू बंद कर ले जरा अपना कैमरा, मेरा माइक वाइक, कोई फायदा नहीं होगा तेरे से बात करके। कोई नोट्स नहीं दिखाया तुमने मुझे। सर आपकी बीच में वॉइस वो वीडियो ब्लर हो रही थी, मेरे को पता नहीं चला आप क्या बोल रहे थे। मेरी आवाज ब्लर हो रही है क्या? रुको एक मिनट यार, क्या चक्कर है? रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकना नहीं जरा। सर, मुझे तो क्लियर आ रही है। सर मेरे तरफ जाओ। आपका वो एकदम स्टक हो गया था वीडियो, तो पता नहीं चला सर आप क्या बोल है रहे थे ब्लर। इसलिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है आप लोगों को सब? यस सर, अब क्लियर है। यस सर। कोई बात नहीं। हाँ मेगा सैनी जरा दिखाओ, जरा नोट्स दिखाओ और बात करेंगे, जरा कैमरा ऑन करो। सर ये इतनी खुशी, कुछ नहीं नजर आ रहा बेटा, तो क्या क्या ब्लर है वहां पे? थोड़ा पीछे कर नोट्स को बेटा, जहाँ तेरा फेस है ना, फेस के पास करो उसको। हाँ ये बहुत ब्लर आ रहा है, कुछ नहीं दिखा है उसमें। सर। बेटा तेरा जो तू कैमरा यूज कर रही है ना, वो पता है कैसे है? उसके साइड्स ब्लर हैं और फोकस है एक पॉइंट पे। यस सर। समझ रही है कैसे है? मतलब मान लिया हाथ है तो ये चीज फोकस्ड है, साइड वाला पूरा ब्लर्ड है। यस सर। ठीक है, लैपटॉप यूज कर रही है? यस सर। दिखा नोट्स दिखा। दूर 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 कुछ नहीं नजर आ रहा है ऐसे दूर। हाँ, ऐसा कैसे बीच में स्क्रीन ब्लर है? आई डोंट नो। ऐसे ये बीच में फोकस है, साइड में ब्लर है। तेरा कैमरा टूटा हुआ है क्या, कैमरा साइड से? नो सर, वो ऐसे ही हो रखा है। क्या सर वो ऐसे ब्लर हो रखा है साइड से। साइड से ब्लर हो रखा है? यस सर। बहुत ही बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? सर अच्छी चल रही है। हाँ जी, सर अच्छी चल रही है। कितनी अच्छी? सर। इतनी खुशी मैंने किसी और को नहीं देखी कभी कि आई हो कि यहाँ पे नोट्स दिखाने के नाम पे। हम्म, नोट्स तो दिखाए ही नहीं। समझ में आ रहा जो पढ़ाया जा रहा है? यस समझ में आ रहा जो पढ़ाया जा रहा यस सर, है? समझ आ रहा है। सर ठीक आ है रहा चलो, है। नेक्स्ट टाइम बात करेंगे फिर। बंद कर लो माइक और कैमरा अपना। धनजोत, धनजोत आवाज आ रही है? और लड़की कैसी है तू? है? तेरी आवाज नहीं आ रही मुझे, शक्ल दिख रही है सिर्फ, लिपसिंग पढ़नी आती नहीं मेरे को।
बेटा कुछ सुनाई नहीं देता, तो क्या बोल रही है? तेरा माइक तो ऑन कर ले, पहले कैमरा ऑन कर लिया, माइक ऑन किया नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी होना भी चाहिए ऐसी गलती के लिए। और बता कैसी है तू? सर ठीक है लॉकडाउन लॉकडाउन कैसे चल रहा है? सर, जैसा सबका चल रहा है। सबका कैसे चल रहा है? बेकार ही चल रहा है। बेकार जैसे 2 पॉइंट बता जो बेकार है, 2 पॉइंट बता जो अच्छे। सर पढ़ना तो टाइम तो मिल रहा है सर, बट फोकस नहीं हो पा रहा सर, जैसा होता है स्कूल टाइम में। मतलब कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कर, हो सकता है तेरी प्रॉब्लम से बाकी को सोल्यूशन मिल जाए। मतलब सर जैसे स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं डेली, उस पे तो सर थोड़ा सा कंपटीशन का फीलिंग बना रहता है। हम्म। और सर घर में सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि पॉज हो गया और हमें ही पढ़ना है बस। समझ में नहीं आता ऐसे ही कि करना क्या है। पढ़े ना पढ़े। हाँ मैं पता नहीं समझ सर गया कि बस। ऐसे ऐसे आप बाहर जाते हो, 10-15 लोगों से मिलते हो, कंपटीशन को 4 बातें करते हो कि तूने क्या तैयारी कर रहा है, मेडिकल में क्या सीट आ रही है, ये वो, थोड़ा कंपटीशन जैसी फीलिंग आती है। अभी ऐसा लगता है कि आप दुनिया से एकदम कट गए और आपको तैयारी करनी है, और मतलब कि और पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। उस तरीके से समझ पा रहा हूँ, वैसे ही कुछ। यस सर। बेटा देखो असली तैयारी ना देखो ऐसे ही होती है। मान लो कोई मैराथन के लिए तैयारी कर रहा है, तो सोचिए मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई मैराथन के लिए तैयारी कर रहा है ना, जैसे भाग भाग मिल्खा सिंह भाग, एक मूवी भी आई थी। तो मान लो मिल्खा सिंह है। अब मिल्खा सिंह 50 लोगों के साथ जाके ना देख देख के कम्पीट नहीं कर रहा है। जब हमें एक बड़ी चीज की तैयारी करनी होती है ना, तो हमें अपने आप को आइसोलेट करके बस उस चीज पे फोकस करके अपनी तैयारी करनी होती है। बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनको स्पेसिफिक अगर रोल करना होता है, तो वो देख कंपटीशन में नहीं जाते, वो अपने आप को आइसोलेट करते हैं 6 महीने 8 महीने, और उसमें उस रोल में घुस जाते हैं, उसमें फोकस करते हैं, पूरा का पूरा अपना कोर करते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो टेंशन है की जरूरत है कि बाहर क्या चल रहा है। तुम्हें पता है कि ये 11th का सिलेबस है, ये 12th का सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस तो मालूम है ना 11th 12th का ये है। बस यस सर। उसको फोकस करो और अपनी तैयारी पूरी उस हिसाब से करना शुरू कर दो। मतलब ये तो एक अच्छी चीज है तुम्हारे लिए कि तुम एक आइसोलेटेड लोग अपने आप को करते हैं, तुम हो गए हो बाय चांस कोरोना की वजह से, तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। यस ठीक सर। है धनजो, एक ना बहुत ही कॉमन सा प्रोवर्ब हो गया आजकल, बहुत फेमस चल रहा है ये। क्या है कि व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स, मेक अ लेमनेड। सुना है ये वाला? नहीं नो सुना? सर। कि जिंदगी में कई बार तुम्हें लेमन्स मिलेंगे। लेमन्स यहाँ पे मतलब है कि कुछ खट्टी चीजें, जिंदगी का टेस्ट खराब होगा तो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब उन प्रॉब्लम्स को ही आप अपना क्या बना लो, अपना एक सॉल्यूशन बना लो। ठीक है ना? तो वेन जब आपको जिंदगी लेमन्स दे या नींबू दे, तो आप शिकंजी भी बनाओ, उससे परेशान मत हो। ठीक है? तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी rather than a प्रॉब्लम। और यही एक ना एक जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ना, वो लोग जो एक बड़ा काम करते हैं दुनिया लाइफ में, ठीक है ना, रैंक लेके आते हैं नीट में, या कुछ भी बड़ा बड़ा एक्टर्स होते हैं, या कोई बड़े ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, है ना, जितने भी बड़े साइंटिस्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इन्होंने लाइफ में यही काम किया है हमेशा। जब भी प्रॉब्लम्स आई है, उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बनाया है। तो यही आपका एक्चुअली टेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को आप अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हो। आ रही बात समझ में? वही एक यस सर। स्मार्ट पर्सन की निशानी है। ठीक है तंजोत? ठीक है? यस अभी सर। तक जो पढ़ाया समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर बस वही है, थोड़ा सा पॉज लग गया है, पता 4-5 लेक्चर्स मिस किए हुए हैं आपके। कोई बात नहीं, क्या 4-5 लेक्चर कंप्लीट मिस करना किए, है? वो 4-5 लेक्चर मिस करने की टेंशन नहीं है। तो पढ़ लियो उनको आराम से। ठीक है ना? और डाउट्स हो तो मुझे पूछ लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर है ना मेरा। यस सर। कोई चक्कर नहीं, कॉल वॉल करके आराम से पूछ लियो। तेरा बैलेंस बैलेंस कम रहा है तो मिस्ड कॉल मार दियो, मैं कॉल कर लूंगा। वो कोई टेंशन नहीं है। ओके। ठीक है ना? और ये सिर्फ धनजोत के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। आपको अगर कोई टॉपिक समझना है, कोई इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, मेरे को मिस्ड कॉल मार दो और कॉल कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं तो बता दूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है, कि आप वो स्टूडेंट हो जो पढ़ना चाहते हैं। बेटा बंद कर ले माइक कैमरा, तेरे नोट्स नहीं देखना मुझे, मुझे पता तूने बनाए होंगे। ठीक है? तो मैं तुम लोगों से ये बोल रहा हूँ कि किसी को भी कोई डाउट है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, नंबर है मेरा, कॉल में डालो या मुझसे टाइम ले लो, समझ लो, वो इशू नहीं है। लेकिन वो भी एक सेकंड पॉइंट ये है कि मुझे भी पता होना चाहिए कि ये स्टूडेंट पढ़ना चाहता है। ठीक है ना? ये नहीं कि मैं मस्ती कर रहा था, ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तब मैंने ध्यान नहीं दिया,
मैं अपना आराम से चलता रहा, और जब अब टाइम निकल गया, अब मुझे फटाफट से समझ, मैं सर को कॉल किया, समझने लग गया। तो मैं तुम्हारे ना लग्जरीज के लिए नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी नीड के लिए हूँ। तो मुझे लगेगा जिस स्टूडेंट को नीड है, सच में उसको डाउट है, सच में इशू है, वो कॉल कर रहा है और उसका सच में मिस हुआ है, तो मैं आपको आधा क्या एक क्या, मैं जितना टाइम हो सकेगा मैं दूंगा, ठीक है। मुझे अगर स्पेशल अलग से भी क्लास लेनी पड़े मैं वो भी लगवा लूंगा, ठीक है। मगर उसके लिए ना मुझे तुम्हारे अंदर भी दिखना चाहिए कि हाँ तुम सच में एफर्ट कर रहे हो किसी चीज को लेके, ठीक है। तो वो तुम्हारी तरफ से आएगा तो मेरी तरफ से भी आएगा, तुम्हारी तरफ से नहीं आएगा तो मेरी तरफ से भी कुछ भी नहीं आएगा। चलो एक आध स्टूडेंट से और बात करते हैं, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। संचिता मंडल। यस सर। बेटा करो जरा अपना कैमरा ऑन, एक बार बात करेंगे। कैसी बेटा तू? तो सही है। लग तो नहीं रही सही, तू तो परेशान परेशान सी, बीमार बीमार सी लग रही है, क्या हो गया? कुछ नहीं। सब ठीक है? यस सर। पढ़ाई कैसी चल रही है? सर सही चल रही है, मतलब अच्छी चल रही है। खाने वाने को नहीं मिल रहा क्या कोरोना में? है? मिलता है। तो फिर ऐसे कमजोर कमजोर से क्यों हो गई? तो करो ऐसे लॉकडाउन, लोग मोटे हो रहे, हेल्दी हो रहे, तो कमजोर होती जा रही है। सर पता नहीं अब। बेटा अच्छे से खाएगी पिएगी नहीं तो कैसे फिर दिमाग कैसे तेज चलेगा? सब कुछ फूड पे डिपेंडेंट है ना, डाइट तो अच्छी लो कम से कम। यस सर। नींद वींद आती है प्रॉपर? यस सर। अच्छा चलो, करो अच्छे से पढ़ाई। क्या पढ़ाया था लास्ट टाइम, याद सर है? बायोटेक, बायोटेक स्टार्ट करवाया था। क्या क्या पढ़ाते थे बायोटेक में? सर कोहेन एंड बॉयर एक्सपेरिमेंट और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्टार्ट करवाए थे, फिर आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास से ही फिर से स्टार्ट कर देंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया था थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में? सर थोड़ा थोड़ा आया था, सही से नहीं आया था। कोई बात नहीं, आज पूरा समझा देंगे। सब लोग अपने माइक वाइक बंद कर लो, कैमरा बंद करो, ठीक है बेटा? थैंक यू वेरी मच। ओके सर। तो सब लोग अब अपने कैमरा सर अपना माइक वाइक बंद कर लो। हाँ भाई जिया चौधरी। सर आप एक बार थोड़ा सा समराइज कर दोगे, मतलब ये वाला चैप्टर मैंने क्लास नहीं ली बहुत दिन से। क्यों, क्या कर रही थी तू? सर क्लास क्यों मेरी नहीं ली? तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया था? सर एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम था तो इस वजह से। एंग्जाइटी? किस चीज से हो गई एंग्जाइटी? एंग्जाइटी किस चीज से हो गई भाई, ऐसा क्या हो गया? सब ठीक है घर में? सर कजन की डेथ हो गई थी। हाँ सर ठीक है। ओ ओके, सो आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, मैं करा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखो, यस सर, मैं अभी नहीं ले पाई थी लास्ट क्लास। हाँ तन्या जी क्या कह रही हैं आप? मैंने भी नहीं ली थी लास्ट क्लास। बेटा जोर से बोलने क्या कह रही है, मेरे को भी सुनाई दे। सर मैंने भी नहीं ली थी लास्ट क्लास। बहुत बढ़िया बेटा, क्लास लेने के लिए थोड़ा होती है। क्या हुआ था तुझे, लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी फिर तू? सर तबीयत ठीक नहीं थी। ओके चलिए कोई बात नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा आप लोग की तबीयत ठीक ना भी रहे ना तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना फोन रखा करो सामने, उसे स्पीकर पे लगाया करो और बैठ जाया करो। तुम करना क्या होता है, तुमको कान में ईयर लीड लगानी होती है, बैठ जाना होता है, सुनते रहना होता है, इतना तो करना होता है। चलो कोई बात नहीं, मैं रिवाइज करा देता हूँ। अमन पॉल है ना, अमन पॉल बताएगा क्या क्या बताया था मैंने, वो समझाएगा, फिर जो गड़बड़ बोलेगा मैं बताऊंगा। हाँ अमन पॉल शुरू हो जा। पॉल साहब। सर। हाँ शुरू हो जाओ फटाफट से, क्या बताया था लास्ट क्लास में? सर बायोटेक का इंट्रोडक्शन बताया था सर। तो हाँ सर क्या होता है बायोटेक? सर एक मैं डेफिनेशन बोल दूं उसकी नहीं, इंग्लिश में? मुझे डेफिनेशन सुननी नहीं है, बता दूंगा मेरे को मुझे समझना है कि क्या होता है, सर। बस मतलब डेफिनेशन। बायोटेक को यूज करके सर हम जो जीन्स के लेवल पर जाकर हम उसको सेल्स के डीएनए को हम ऑल्टर या कुछ बढ़ा कम कर सकते हैं जिससे हमें फायदा हो, ऐसे करके। सर बायोटेक से और, हम जो बनाते हैं वो वाइन और बियर और क्या चीज, बताया था? वाइन बियर चीज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या आईवीएफ। बताया था? सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सर वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को सर काटते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर। अच्छा जी धन्यवाद।
अमन पॉल जी। ओके, अब सब लोग जरा ध्यान से सुन लो, जिन्होंने सुना था उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं सुना था उनके लिए भी। देखो, ये हमारा फेज, लास्ट फेज का फर्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक समझ लो क्या, ये की टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एक और है वो वाला हस्बेंड्री वाला, वो एक क्लास का है। तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रहा था कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में तुमको बताया था कि बायो प्लस टेक्नोलॉजी, बायो प्लस टेक्नोलॉजी, आप बायोलॉजी के किसी भी एस्पेक्ट में टेक्नोलॉजी मिला दीजिए, वो आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी है। एज सिंपल एज दैट, इससे सिंपल आपको डेफिनेशन कोई नहीं मिलेगा। अब जैसे पुराने जमाने में बताया था कि जैसे वो है CO2 लेकर आना है, ठीक है ना, आप CO2 को इवॉल्व करवाया आपने, इथेनॉल बनाया, इथेनॉल बनाया मतलब अल्कोहल बनाया। CO2 को इवॉल्व कराते हैं हम जब हमें भटूरे बनाने होते हैं, इडली बनानी होती है, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं, ईस्ट को इस्तेमाल करके, वो भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो पहले बायोटेक्नोलॉजी का मतलब फर्मेंटेशन से ही था मेनली, ठीक है ना। बाद में आज बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पूरा बदल गया है। अब बायोटेक्नोलॉजी का पूरा मतलब किस तरीके से बदल गया है, आज हम बात करते हैं हमेशा जेनेटिक लेवल के ऊपर। कि देखो हम क्या करते हैं कि मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि हम क्या करते हैं, मैं बिल्कुल एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। तुमको इंसुलिन के बारे में मालूम है? इंसुलिन के बारे में बताया था तुम लोगों को? सर बायोटेक में, बायोटेक के कॉन्टेक्स्ट में इंसुलिन के बारे में बताया था? यस सर। क्या बताया था हानिया? सर अगर किसी पर्सन की बॉडी में इंसुलिन नहीं फॉर्म हो रहा है तो फिर किसी और की बॉडी में प्रोड्यूस करवा के उसे इंजेक्शन के थ्रू दे देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी यूज इंसुलिन करके। को इतना बताया Yes, था sir. मैंने, क्लियर बताया हुआ। मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन बताता हूँ। पुराने जमाने बेटा इंसुलिन, मान लो किसी को डायबिटीज हो गया, इंसुलिन की डेफिशिएंसी उसके अंदर, या जो भी है डायबिटीज 1 टाइप 1 टाइप 2 दोनों में हम इंसुलिन बाहर से लेके देते हैं जब केस बढ़ जाता है, क्रॉनिक केसेस के अंदर। तो अब मुझे ये बताओ कि ये इंसुलिन कहाँ से आता है? जब इंसुलिन मतलब कि 1920s की बात करते हैं, 30s की बात करते हैं, या 50s की बात करते हैं, 1950s में बात करते हैं, तो इंसुलिन जो हमें देना होता था किसी पर्सन को, वो कहाँ से लाते थे हम? सर पिग को सर काट कैमल कर। से। क्या बोल रहा है बेटा तू गोविंद? सर जो पिग होता है उसको काट कर उसके पैनक्रियाज में से निकालते थे। यस, पिग को काट के उसके पैनक्रियाज से निकालते थे, या काव या बफेलो के पैनक्रियाज को हम इस्तेमाल करते थे, ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनना। देखिए दो चीजें हैं, काव, बफेलोज और पिग्स, मेन सोर्स होता था इंसुलिन का ही, ठीक है ना, पैनक्रियाज से उनके इंसुलिन निकाल दिया। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से, प्रॉब्लम ये है कि वो पिग का इंसुलिन है या काउ बफेलो का इंसुलिन है, और हमें देना किसमें? होमोसेपियन में। अब जरूरी नहीं है कि होमोसेपियंस के अंदर काउ, बफेलो या पिग का इंसुलिन काम करे, मतलब काम करे इन सेंस, कुछ बोल रही बेटा जी आप? तो सॉरी सर, ऐसा हो, तो ऐसा हो सकता है कि इनका इंसुलिन के खिलाफ हमारे बॉडी में क्या आ जाए, इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए, आता ही है। इसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं, या इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टी सेल्स, ठीक है ना। टी सेल्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्टिंग समथिंग व्हिच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड, मेनली उसके लिए टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल। तो मतलब बॉडी हमारी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकती है, पहली चीज ये। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, कितनी काउ बफेलोज लाएंगे भाई? भाई दुनिया में डायबिटीज जो है, एक डायबिटीज की बात करूं तो इट्स अ फैशन डिसऑर्डर, इट्स अ मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ रिच पीपल डिसऑर्डर। मतलब अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं और आपको अगर डायबिटीज नहीं है, तो मतलब आप ठीक से रिच नहीं है। मतलब दो चीजें ना बहुत जरूरी है कि अगर आप अमीर हैं, अगर अमीर दिखना चाहते हैं, तो दो चीजें बहुत जरूरी है। एक आपको डायबिटीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, यू शुड हैव अ डॉग। हैविंग अ डॉग एंड हैविंग डायबिटीज आर काइंड ऑफ कंसिडर्ड लाइक, ऐसा कुछ है ना। तो डायबिटीज इतना कॉमन हो गया है, मतलब इतना कॉमन कि आजकल ना एवरी हाउस होल्ड हैज वन डायबिटिक पर्सन। मैं ऐसा मानता हूँ,
हर सेकंड हाउस होल्ड आएगा डायबिटिक पर्सन। अब लो डायबिटीज इतना कॉमन होता जा रहा है, तो अब इतने काउ बफेलोज कहाँ से लाए? ठीक है, दूसरा वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि काम करते हैं कि अगर ह्यूमन को ही इंसुलिन देना है, ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, कि अगर ह्यूमन को ही इंसुलिन देना है तो ह्यूमन का इंसुलिन इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ठीक है, काउ बफेलोज को हम मीट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको मारना और तो है ही, तो पैनक्रियास से निकाल लिया इंसुलिन, वो तो कौन से कॉन्टेक्स्ट है ही। अब ह्यूमंस के साथ ऐसा कर नहीं सकते कि ह्यूमंस को मार दो दूसरे ह्यूमन को इंसुलिन निकालने के, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या किया, हमने देखा सबसे अच्छी बात यह है कि इंसुलिन जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन जो है वो एक्चुअली प्रोटीनेशियस है। अगर वो लिपिड का हार्मोन होता तो हम ये नहीं कर पाते, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होता हम नहीं कर पाते, क्योंकि वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है। प्रोटीन है तो उसके लिए कोई ना कोई आरएनए है, कोई ना कोई आरएनए मतलब कोई ना कोई डीएनए है, मतलब उसके लिए कोई जीन है। तो हम सिंपल सा ये करते हैं कि हम इंसुलिन जो है, जो प्रोटीन है, उसकी जो जीन है ह्यूमन के डीएनए में, उसको हम निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, जिया चौधरी फिर तेरा माइक ऑन हो गया, क्या हुआ तेरे को? सर ये अपने आप हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो इंसुलिन की जीन जो है हमने ह्यूमन से निकाल ली। अब ह्यूमन से इंसुलिन की जीन निकालने के बाद, ठीक है, ये मेरे पास जीन आ गई इंसुलिन की। अब मैंने क्या किया, अब मैं चाहता हूं कि ये जो जीन है ये आरएनए बनाए, प्रोटीन बनाए। अब जो जीन है वो आरएनए प्रोटीन ना हमेशा किसी एनवायरमेंट में बनाएगी। मतलब आप बोलो ना कि इसको मैं रख दूं लेट से बाहर, और मैंने बाहर जीन रख दी और टेम्परेचर दे दिया, फीजिबल एनवायरमेंट दे दिया, तो ये डीएनए से आरएनए बनने लगे, प्रोटीन बनाने लगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा हमेशा एक एनवायरमेंट, एक लिविंग एनवायरमेंट में भी हो सकता है। अब अच्छी बात यह है कि इंसुलिन की जो जीन है ना, उसमें सीक्वेंस ही है ए सी टी जी सी सी जी सी, और ए टी जी सी का होना ये कॉमन है। ये बैक्टीरिया में भी है, ये वायरस में भी है, ये ह्यूमंस में भी है, मतलब सब में ना ये चीज कॉमन है, एटीजीसी। मतलब अगर एक मैं जीन उठा के रख दूं सामने, सिंपल एक जीन रख दूं, एक सीक्वेंस, एक स्ट्रेच ऑफ डीएनए रख दूं, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये बैक्टीरिया से आया है, ये ह्यूमन से आया है, ये छोटा सा स्ट्रेच ऑफ जीन जो है किससे आया है, ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि डीएनए सारा सिमिलर है। ठीक है ना? तो है ना, अब आरएनए हो सकता है अलग अलग हो, उसमें इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, सीजन, नौटंकी भी हो, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली जो डीएनए का स्ट्रेच रहता है वो हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। बता नहीं सकते डीएनए स्ट्रेच देख के कि भाई ये सीक्वेंस जो है कोडिंग है कि नॉन कोडिंग है, वो तो बाद में पता चलेगा, वो एक्सप्रेस करेगी। तो सीक्वेंस को देख के नहीं बता सकते कोडिंग है, नॉन कोडिंग है, क्या है, और ना ही सीक्वेंस को देख के बता सकते हैं कि इसका सोर्स क्या है। मतलब बैक्टीरिया का जो स्ट्रेच ऑफ डीएनए होगा या आपका स्ट्रेच ऑफ डीएनए वो सेम होगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ह्यूमन का स्ट्रेच ऑफ जीन है, मैंने क्या किया, इसको उठाया और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। क्यों कर दिया मैं बताता हूं। बैक्टीरिया बड़ी जल्दी ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो जितनी जल्दी वो मल्टीप्लाई करेगा उतनी जल्दी मेरी जीन मल्टीप्लाई करेगी। अब जब वो मल्टीप्लाई करता है साथ साथ उसके प्रोटीन्स भी बनते हैं, तो अगर मैंने उसमें इंसुलिन डाल दिया तो मल्टीप्लाई करेगा, इंसुलिन भी मल्टीप्लाई करेगा, और साथ साथ इंसुलिन का जो डीएनए है वो ट्रांसक्राइब भी होगा इनटू इंसुलिन का आरएनए, और ट्रांसलेट भी होगा इनटू इंसुलिन का प्रोटीन। तो मुझे इंसुलिन बनने लग जाएगा, और बैक्टीरिया को कल्चर करना बड़ा आसान है। तो मैंने उठाया इंसुलिन, और मैंने ये डालना है बैक्टीरिया के अंदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये कि बैक्टीरिया का जो अब डाले कहाँ पे। अब बैक्टीरिया के पास दो तरीके का डीएनए है, हमें अब हमारे इंसुलिन के जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अब सवाल ये आता है कि कहाँ डालें, तो कहाँ डाले इस जीन को, उसका आंसर है कि वो कौन सी चीज है जो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करती रहेगी। तो बैक्टीरिया के अंदर दो तरीके का डीएनए होता है, एक तो क्रोमोसोमल डीएनए जो तभी ट्रांसफर होगा जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा, ठीक है, और दूसरा होता है प्लाज्मिड डीएनए। अब प्लाज्मिड डीएनए के अंदर अगर हम डाल देंगे तो वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, वो सेल पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो डिवाइड करेगा तो ही डिवाइड करेंगे, वो ऐसे भी डिवाइड कर सकता है, और वो हॉरिजॉन्टल भी ट्रांसफर हो सकता है। मतलब अगर एक बैक्टीरिया के पास है तो उसका दूसरा बैक्टीरिया को भी दिया जा सकता है, तीसरे को भी दिया जा सकता है। मतलब ये नहीं कि बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ही अगले बैक्टीरिया में वो जीन आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो पड़ोसी बैक्टीरिया को भी दिया जा सकता है। हमें पढ़ा है कॉन्जुगेशन, मैंने लास्ट टाइम में बताया था।
तो बैक्टीरिया के अंदर हम इंसुलिन का जीन डाल देते हैं और हमें इंट्रोड्यूस करना है किसके अंदर, प्लाज्मिड के अंदर। प्लाज्मिड को हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बताता हूं क्यों। पहली चीज, पे अटेंशन, कि वो ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है। पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग इस प्लाज्मिड, इसलिए हमने उसको इस्तेमाल किया। दूसरा पॉइंट कि हम प्लाज्मिड क्यों इस्तेमाल करें, दूसरा इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कब आती है ना, कि मैंने तो ये प्लाज्मिड ले लिया, इसमें इसे काटा, कोई एंजाइम लगेगा, एंडोन्यूक्लियस लगेगा, क्योंकि हमने ऐसे है तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, न्यूक्लियस, और बीच से तोड़े हैं तो एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस इसको तोड़ा, ठीक है, और ये इसको इंसर्ट कर दिया। तो ये तो हमारा हो सकता है, कैसे बताता हूँ। ये हमने तोड़ा एंडोन्यूक्लियस से, एंडोन्यूक्लियस ने इसको तोड़ दिया। अब उस एंडोन्यूक्लियस ने इसको तोड़ा और ये लिया और लाइगेज डाल दिया। अब लाइगेज डालते ही ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, ये जुड़ गया, ठीक, क्लियर। तो ये हो गया, अब ये हो गया प्लाज्मिड और ये हो गई मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम इंसुलिन की जीन कह रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि हम प्लाज्मिड इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि मान लो हमने इसको कहीं और इंसर्ट कर दिया होता, हमें तो दिख नहीं रहा ना। वो इंसुलिन की जीन बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में गई है या नहीं गई है, इसका प्रूफ कहां से मिलेगा, हमें तो देखेगा नहीं। डीएनए तो बहुत छोटा होता है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है ना। माइक्रोस्कोपिक क्या मतलब, बहुत ही छोटा होता है। आप समझे कितना छोटा है डीएनए, वो तो बस कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो मैं दिखेगा नहीं कि इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है, मैं तो विजिबली फिजिकली तो नहीं दिखेगा, तो मुझे कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। अब क्या होता है ना कि ये ध्यान सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो प्लाज्मिड रहता है उसके पास कुछ रहती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या रहती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं बोर्ड पे समझाता हूँ, समझना है, फिर मैं आके आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और भी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ भाई सर, जब हमने लाइगेज के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला सर, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगी और प्लाज्मिड लाइगेज की वजह से बंद हो गया है, क्यों नहीं, तो लेकिन सर मुझे उसका क्या मतलब करते नहीं। हैं उसके लिए सर, मतलब काम कुछ कर, परसेंटेज रहती है। अमन पॉल एक बात बता तू मुझे, ठीक है, ये आगे आएगा बता दूंगा मैं, सब्र रख। मैं कहानी ना पूरी समझाता हूँ, पूरा बताने के बाद ना तुझे डाउट नहीं रहेगा, पहले पूरा सुन ले क्या बता रहा हूँ, यस सर। ठीक है। हम्म अब मैं तो तेरे सवाल का जवाब ही दे देता हूँ। मुझे एक बात बता, मान ले मान ले तेरे को किसी, मान ले किसी सांप ने काट लिया, ठीक है अमन, यस सर। किसने काटा तुझे, सांप ने काट लिया। ठीक है। अब मैंने तुझे 2 गोली दी, ठीक है, मैंने बोला कि इन 2 गोलियों में से मैंने पानी लिया, एक गोली को एक पानी में घोल दिया, दूसरी गोली को दूसरे पानी में घोल दिया। अब तुझे मैंने बोला कि इनमें से एक गोली जो है वो सांप का जहर काट देगी, ठीक है, तो तू क्या करेगा, सर, दोनों गिलास पी लूंगा। दोनों गिलास पिएगा ना, लेकिन यस एक सर। तो एक भाई एक तो सांप का जहर काट ही नहीं रही है, सर, पता नहीं है ना। पता नहीं है ना तेरे को, यस सर। तेरे को पता नहीं है ना, एक तो सांप का जहर काट नहीं, पर तूने दूसरा वाला गिलास क्यों पिया, सर, वो आपने बताया नहीं था ना कौन सी वाली दवाई काट रही है सांप का जहर। तो तूने 2 इसलिए पिए ना तूने कि दूसरे से तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोनों में से एक में तो तेरा मतलब की चीज है, तूने दोनों पी लिए। अब तुझे दूसरे से फर्क नहीं है, एक काम कर रहा है ना, तेरा काम तो हो गया ना। यस सर। आ रही बात समझ में, तो सेम इसके साथ है, मैंने इंसर्ट करना है, बाकी में हुआ नहीं हुआ मुझे मतलब नहीं है, जिसमें हो गया वो मेरे काम का है। सर, फिर उसे अलग कर लेंगे मतलब अरे नहीं करे, उसको भी जाने दो, मतलब साथ में चले जाए, उसकी दिक्कत नहीं है, हमें एक, जो चाहिए एक था वो क्या मिल गया। दिक्कत है मुझे, पहले भी तो प्लाज्मिड था ही, मतलब मुझे मत देखो, मेरे पास एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है ना, उसमें 1000 बैक्टीरिया है,
भाई मेरे ख्याल से 500 जो है मेरे काम के हैं, तो 100 अगर काम के नहीं भी तो उतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो मैं एक्चुअली मेरे को मेरा वाला काम हो गया वो मतलब है, उसके बाद मैं अलग कर लूंगा, वैसे मैं अलग कर लेता हूँ लेकिन उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अरे बस समझ में। यस सर। हाँ, और अलग करने के लिए जो बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बारे में बताना चाह रहा था, तूने बीच में टोक दिया। क्या है इसने कहना, सुना करो पहले। तो इंसुलिन की जीन थी हमारे पास, ठीक है, ये इंसुलिन की जीन हो गई, ठीक। और इधर हमारे पास प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। अब प्लाज्मिड को मैंने पहले क्यों लिया, पहली चीज मैंने जो मेरी वजह थी वो क्या थी कि भाई ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन है। क्या है ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, पहला तो रीजन ये। दूसरी रीजन क्या होता है, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, समझ रहे। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, देखो पूरी बायोटेक्नोलॉजी आसान है, सिर्फ यही वाला कॉन्सेप्ट मुश्किल है। तो यही वाला कॉन्सेप्ट मैं आज एक बार समझा दूंगा ना, बाकी बायोटेक्नोलॉजी तो मक्खन की तरह निकल जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान देते रहे, यही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनका होती है टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, इस तरह के मतलब और भी एक्सेट्रा है ना, पेनिसिलिन, वेनिसिलिन, बहुत सारे है ना। तो प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये प्लाज्मिड के अंदर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी, ठीक, क्लियर। अब जीन जो है वो पूरा स्ट्रेच है, मान लो जीन है जी सी टी सी जी सी टी, ये है, ठीक है, ये जीन है। अब सोचना, अगर मैं, अच्छा मान लो ये किस चीज की जीन है, ये जीन है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि अगर ये जीन इस बैक्टीरिया के पास रहेगी, यानी ये प्लाज्मिड जो ये जीन कैरी कर रहा है, ये प्लाज्मिड अगर बैक्टीरिया के पास रहेगा तो वो बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई मान लो आम बैक्टीरिया जो होता है उसको आप टेट्रासाइक्लिन दे दो, है ना, तो वो ग्रो नहीं करेगा। क्यों? टेट्रासाइक्लिन इनहिबिट कर देगा ग्रोथ को, तभी तो वो एंटीबायोटिक है। या एम्पिसिलिन, कैनामाइसिन, कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। लेकिन अगर उस बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है तो टेट्रासाइक्लिन से तो नहीं रुकेगा, टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर जाएगा। हाँ, हो सकता है आपने एम्पिसिलिन दे दिया उससे रुक गया, कैनामाइसिन दे दिया उससे रुक गया, लेकिन टेट्रासाइक्लिन से नहीं रुकेगा क्योंकि उसका उसकी रेजिस्टेंट जीन है। और ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हमेशा किसके पास होती है? हमेशा बैक्टीरिया के पास होती है। कहां होती है? प्लाज्मिड में होती है। अब ये हमारे फायदेमंद कैसे, ध्यान से समझना, पे अटेंशन। एक चीज होती है बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या बताता हूं। मान ले इस जीन के अंदर, भाई जीन क्या होती है? जीटीसी सीजी जो भी है, इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन कैसे बनता है? इन तीन को रीड किया जाएगा, जीसी मतलब पी का यू हो जाएगा, तो जीसीयू से एक अमाइनो एसिड आएगा, सीजीसी उससे दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, तो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड आएगा और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा और वो स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में कुछ और इंसर्ट कर दिया, मतलब ये जीसी टीसी जीसी था, इसमें मैंने कुछ और इंसर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया? अब ये जी सी टी के बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया, लेट्स से जी सी जी जैसे कुछ भी, जैसे ए सी ए सी जी, फिर आगे वही जी सी टी।
बेटा कौन है जो डिस्टर्ब करे बीच में? अब ये नई जीन इस जीन के बीच में इंसर्ट हो गई क्लियर इतनी बात? अब ये बताओ, अब पहले इस जीन से जो प्रोटीन बन रहा था, जो टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ रेजिस्टेंस दे रहा था, क्या अब वो प्रोटीन बन पाएगा सेम टू सेम? नो सर, नहीं बनेगा। वो प्रोटीन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा अगर सर। वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो वो सेकेंडरी नहीं होगा, वो टर्शियरी नहीं होगा। अब वो स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो क्या वो वैसा फंक्शन कर पाएगा जैसे उसको करने वाला था? नो सर। तो क्या ये बैक्टीरिया अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट रहा? नहीं सर, नहीं रहा। अब क्या इसमें टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये मर जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा, एग्जैक्टली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि यही हम पता लगाते हैं, ये हमारे मार्कर की तरह इस्तेमाल होता है। किसी तरह? मार्कर की तरह। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है उसे मार्कर की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो हमें बताती है कि इस वाले प्लाज्मिड में इंसर्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आइए समझाता हूं कैसे। ये मिटा रहा हूं। इंसर्शन सर इनएक्टिवेशन समझ गए? पेनिसिलिन नहीं लेते? इंसर्शन इनएक्टिवेशन समझ गए कि कोई नई चीज इंसर्ट होने की वजह से किसी एक जीन का इनएक्टिवेट हो जाना, उसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। गॉट इट? सर ये हर जगह होगा ना जहां जहां पर ये सीक्वेंस प्रेजेंट होगी? बेटा पहले शांति रख, पहले ये बताइए समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अभी तो रुक जा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तू शांति रख, अभी पढ़ाने दे मुझे बस। अब सुनो, अब क्या होता है कि मैंने ये वाला, देखो ध्यान से, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मेरी इंसुलिन की जीन है, ठीक है? अब मैं इसको इसमें इंसर्ट कराता हूं, ठीक है? क्लियर? लेकिन इंसर्ट कैसे कराऊं, पहले से काटना जरूरी है, ठीक है? मैं जानबूझ के कट इस जीन में लगाता हूं। हमारे टेट्रासाइक्लिन जीन है ना, मैंने जानबूझ के कट इस जीन में लगाया। आ रही बात समझ में? अब मैंने कट लगाया मतलब इसको मैंने ट्रीट किया एक एंजाइम से, उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। और जो एंडोन्यूक्लियस हम इस्तेमाल कराते हैं उसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब क्यों बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कहानी में दोबारा बता दूं। इसको मैंने इस्तेमाल किया, इसको कट करा जानबूझ के इस वाली जीन के बीच से, तो होगा कुछ नहीं, ये कट गया। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं आता? हाँ कि ना? नो डाउट। ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने देखो, पहली भी बात ध्यान सुनना, मैं तो आपको एक एक दिखा रहा हूं हो कैसे रहा है। सच्चाई एक्चुअल में क्या हो रहा है, मेरे पास दो पेटेंट डिश है, एक में मेरे पास ढेर सारी इंसुलिन की जीन है, क्योंकि एक तो हो गई लाखों करोड़ों इंसुलिन की जीन है, और यहां मेरे पास लाखों करोड़ों ऐसे प्लाज्मिड है। आरी बात समझ में? तो मैं एक एक दिखा रहा हूं, एक नहीं है, मिलियंस है। गॉट इट? ये कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा ना? आ गया ना? बोल दिया करो। सर प्लाज्मिड को हमने पहले अलग कर लिया है? हाँ, प्लाज्मिड बैक्टीरिया से। आइसोलेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है बैक्टीरिया Okay, से। ये आइसोलेटेड है एक इसके अंदर, ये प्लाज्मिड मेरे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है, ये वाला इंसुलिन दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर है। समझ रहे हो? ठीक? यस सर। और ये सारे प्लाज्मिड मैंने खोल दिए हैं भाई, एंजाइम डाला एंडोन्यूक्लियस तो सबको तोड़ देगा ना? ठीक है, क्लियर? सर इंसुलिन में नहीं डाला है? बेटा इंसुलिन तो पहले पहले तोड़ के निकाल रखा है ना। ओके सर, मतलब वो पहले से ही ऐसे हमारे पास आएगी? बेटा वो जब निकालते हैं तभी उसको काट के हम वैसे निकालते हैं, वो तो कटी हुई आई है ना, इसको तोड़ तोड़ के इसके टुकड़े करेगा क्या तू? नो सर। ठीक है, ये हो गया इंसुलिन, ये हो गया प्लाज्मिड। अब हमने क्या किया,
इसको उठा के इसमें मिला दो, मिला दिया, ठीक है, क्लियर। अभी दोनों साथ में आ गए, तो इसको काटा और ये हमारे पास यहां आ गया, और फिर मैंने डाला डीएनए लाइगेज। क्या डाला? डीएनए लाइगेज। अभी सर समझा रहा हूं मैं, तो मैंने इसको इसमें जोड़ा बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज। अब जैसे लाइगेज डालूंगा, अब देखो दो चीजें होंगी, जैसा कि मुझसे बोल रहा था भाई, ऐसा भी तो हो सकता है लाइगेज डालते ही दोनों वापस जुड़ जाए, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो कंडीशन आएंगी। पहला, एक तो ये खुद में जुड़ गया वापस, ठीक है, ये खुद में जुड़ गया, वापस जुड़ गया भाई, लाइगेज है ना, तो ऐसा हो सकता है ये वापस जुड़ जाए। ये समझ में आया? यस और नो? यस सर। अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है? इंसुलिन लग गया। इंसुलिन लग जाए, ठीक है, डन। ये दो केस होंगे, कुछ और भी हो सकता है, मेन यही होगा, समझ गए? ओके, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। क्यों बोले? समझ में आया? सर क्योंकि इसमें जीन ऑफ कोई इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेशन जुड़ा नहीं हुआ नहीं। ना, कुछ भी नया नहीं बना, कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। इसमें एक ह्यूमन की जीन आई है, एक बैक्टीरिया की आई है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, क्लियर। बड़ा ध्यान से सुन लेना सारे के साथ, जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, जितने आराम से प्यार से पॉइंट को अच्छे से समझा के बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं मर्जी छाट लेना, किताबें किताबें, गूगल गूगल, यूट्यूब यूट्यूब, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो पे टेंशन। तो ये वाला रिकॉम्बिनेंट है और ये वाला क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक, क्लियर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमारा काम क्या है? अब हमने इंसुलिन की जीन को उठा के प्लाज्मिड में तो डाल दिया, ठीक है, वो तैयार हो गया मेरा पार्ट, ठीक। अब ये सारा काम, ये जो तामझाम है बेटा, ये सारा पेट्री डिश में ही है, मैं बिठा रहा हूं, ये सारा हुआ किसमें? एक पेट्री डिश का, सॉरी है हुआ तो टेस्ट ट्यूब में ही है, इसी के अंदर ये सारे प्लाज्मिड, दोनों तरीके के, इसमें दोनों तरीके के मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट भी होंगे प्लस नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होंगे। इसमें रिकॉम्बिनेंट भी होंगे बेटा, और कौन से होंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट भी होंगे। ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब मैंने इसको उठाया। अब देखो प्लाज्मिड ऐसे अकेले तो रख नहीं सकते, हमें इंसुलिन से आरएनए बनाना है, इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है। मुझे इंसुलिन की जीन चाहिए क्या? मुझे उसकी जीन तो चाहिए नहीं ना, जीन थोड़ा हार्मोन है, डीएनए थोड़ा हार्मोन है। हार्मोन क्या है? हार्मोन तो प्रोटीन है। प्रोटीन चाहिए। हाँ, तो मुझे इस जीन से आरएनए बनाना है, आरएनए से प्रोटीन बनाना है, ठीक है, मुझे तो प्रोटीन चाहिए, तो मुझे चाहिए एनवायरनमेंट। वो कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया का दूसरा फायदा क्या है कि बैक्टीरिया ग्रो भी करेगा, जितना ज्यादा वो ग्रो करेगा, जितना ज्यादा वो मल्टीप्लाई करेगा, उतना ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। और बैक्टीरिया में जितना मर्जी ग्रो करा सकता हूँ, मैं रोज कराता हूँ, रोज दही जमाता हूँ, दही जमाना बैक्टीरिया ग्रो कराना ही है, बैक्टीरिया कल्चर कराना ही है, तो बैक्टीरिया में जितना मर्जी ग्रो कराना चाहूँ करा सकता हूँ, ठीक है ना। मैं बड़ा बड़ा सा पतीला ले लूं दूध का, उसमें दही मिला दूं और थोड़ा हीट कर दूं, तो दही सब में जम जाएगा, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। बैक्टीरिया तो मैं जितना मर्जी ग्रो कराऊं, कोई टेंशन नहीं है। तो मुझे पहले उसको बैक्टीरिया में डालना है, और फिर बैक्टीरिया इसमें से इंसुलिन का प्रोटीन बनाएगा, और फिर मेरा क्या काम रहेगा? बनने के बाद इंसुलिन के प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना, ये मेरा काम रहेगा। तो अब आ जाओ पॉइंट के ऊपर। अब मेरे को उसमें डालना है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। मैंने अगेन खूब सारा बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना, पेट्री डिश लिया, एक पेट्री डिश ली, उसमें खूब सारा बैक्टीरिया लिया हमने, ठीक है, या लेट्स से बैक्टीरिया सॉल्यूशन लिया, इसे मिटा देते हैं।
या मैंने एक और ये लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें खूब सारा बैक्टीरिया था और मैंने उठा के इसमें इसको डाल दिया, ठीक है। और एक मेथड होता है हीट शॉक, उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो किया, मतलब मेथड किया ताकि ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में घुस जाए, ताकि ये बैक्टीरिया में घुस जाए। अब देखना ध्यान से दोस्तों, सर एक बार बता दीजिए आपने क्या बोला अभी। इसको मैंने उठा के बैक्टीरिया में डाल दिया और एक मेथड होता है हीट शॉक। हीट शॉक से क्या होता है ना कि जो बैक्टीरिया है, मान लो बैक्टीरिया है, ठीक है ना, हीट शॉक में हम क्या करते हैं, पहले हम इसे थोड़ा आइस पे रखते हैं, ठीक है ना। आइस में रखने के बाद बैक्टीरिया को हम अचानक से हाई टेम्परेचर देते हैं 42 डिग्री सेल्सियस। अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस रखने के बाद फिर से उसको आइस में रख देते हैं। तो फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो जो हाई टेम्परेचर आता है ना, उसे बोलते हैं हीट शॉक। उससे क्या होता है, आसपास का जो भी बैक्टीरिया होता है, आसपास का जो भी डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है। क्लियर पॉइंट। तो ये जीन ट्रांसफर करने का एक मेथड, क्लियर। तो हमने हीट शॉक किया, इससे जो प्लाज्मिड था बैक्टीरिया में घुस जाना चाहिए था, लेकिन हमारा कंट्रोल तो है नहीं, हम कंट्रोल थोड़ा कर रहे हैं, हो सकता है कोई घुसे, हो सकता है कोई ना घुसे। तो इसको हीट शॉक देने के पास हमारे पास 1, 2 और 3 किस्म के बैक्टीरिया होंगे। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हमारे पास बेटा 3 किस्म के बैक्टीरिया होंगे, हाँ कि ना। कैसे भाई, एक जिसमें हमारे मतलब वाला ये वाला प्लाज्मिड गया, ठीक है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे जिसके अंदर हमारे वाला प्लाज्मिड गया ही नहीं, जो अपने आप में जुड़ गया था वो वाला प्लाज्मिड चला गया। 2 तरीके के प्लाज्मिड है ना, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अच्छा, प्लाज्मिड अगर चला, अच्छा तीसरा क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि सर ना तो प्लाज्मिड ये गया क्या ही हो ना नहीं। तो ये क्या हो, कोई भी नहीं गया। ये भी तो है ना, या तो प्लाज्मिड गया या तो नहीं गया। नहीं गया तो ये रहा, और गया तो 2 तरीके का जा सकता है, या तो ये वाला गया है रिकॉम्बिनेंट वाला, या जाए कौन सा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला। अच्छा गया तो हम उस बैक्टीरिया को बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेंट है। भाई इस तरीके से जीन अगर हम किसी बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं तो उसको साइंटिफिकली टर्म बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। भाई एक होता है ट्रांसडक्शन, जिसमें वायरस से बैक्टीरिया, सॉरी वायरस से डीएनए बैक्टीरिया में आएगा, इस ट्रांसडक्शन। एक होता है कॉन्जुगेशन, जिससे एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाता है थ्रू सेक्स पाइलस, उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। और एक बाहर का डीएनए अगर एक बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिसमें बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में डीएनए गया है वो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है। तो उसमें 2 ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया, ये भी ट्रांसफॉर्म्ड है, ये भी ट्रांसफॉर्म्ड है, ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। तो लिख लेते हैं, इसका नाम है ट्रांसफॉर्म्ड या ट्रांसफॉर्मेंट। नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है ना बेटा। सर वो टी बस नजर नहीं आ रहा, बाकी तो आ गया पूरा। अब तो क्लियर है। यस सर। हाँ तो बेटा एक है ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेंट है कि नहीं है, सर ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला बेटा, ऊपर वाला सर ऊपर वाला है। यस सर। है ना, तो इसको बोल देते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेंट इस ट्रांसफॉर्मेंट से कैसा लगे, सर एक के पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए, दूसरे के पास नॉन ये रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट वाला है, इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है ना। मैं आधा लिख रहा हूं, तो ये हो गया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ये हो गया नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और ये क्या हो गया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तीनों क्लियर। यस सर। ये बात समझ में आ गई ना सब लोगों को, आ गई सर। ठीक है वेरी गुड। अब मेरे मतलब का कौन सा है,
रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, मेरे मतलब कौन सा है? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब अभी इसको भूल जाओ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को। इसकी मैं वजह बता दूंगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक बात इमेजिन करना, मैं वापस बताता हूँ कि लेट्स इमेजिन, वापस से पहले वाले पे आ जाओ, एक मॉडिफिकेशन और करना कि जो हमने बैक्टीरिया लिया था ना, उसमें मान लो कि जीन सिर्फ टेट्रासाइक्लिन की नहीं थी, एक और जीन थी एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट की भी थी। ठीक है, ये बात समझे आप? जो पहले प्लाज्मिड लिया था सर मतलब दोनों की रेजिस्टेंट थी, दोनों से। टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट थी और एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंट भी उसमें जीन थी। ओके ठीक है, लेकिन मैंने कट किसको कराया है? स्पेसिफिकली टेट्रासाइक्लिन को। टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, ओके, अब मेरे को एक बात बताना, ये समझिए क्या मैंने बताया मॉडिफिकेशन, ये कॉन्सेप्ट समझ गए? भाई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एक से ज्यादा हो सकती है ना, तो टेट्रासाइक्लिन भी थी, एम्पिसिलिन भी थी, मैंने टेट्रासाइक्लिन में कट कराया, एम्पिसिलिन बचा रखी है। ठीक है, यस सर। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किसका हुआ बेटा? सर वो सर टी वाले का, टी का नाम क्या था? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का हुआ है। टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन वैसा का वैसा है, एम्पिसिलिन वैसा का वैसा है। कल सैटरडे संडे है, फिर मंडे आके क्लियर बेटा? ये बेटा ये क्लियर है यस सर। सब लोगों को कि सिर्फ अनपॉली पढ़ रहा है? क्लियर है सर। चलिए, तो इसको मिटा रहे हैं। क्लियर है। अब बेटा समझना आ गया। अब पे टेंशन, मेरे पास 3 तरीके का बैक्टीरिया है, 1 2 3। सर वो पहला वाला कट गया सर, बैक्टीरिया। हाँ कोई बात नहीं, अब ठीक है। जी यार तुम्हारा ये माइक हो चल गया। रहा है बार बार। बेटा ये वाला कौन सा आ गया? ये हो गया मेरा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये कौन सा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और बेटा ये वाला कौन सा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, ये सीन है। अब क्या है, अगर मैं ये बताओ, इसके पास एम्प्लिसिन वाली जीन होगी कि नहीं होगी? सर होगी सर, वो इंसर्शनल डीएक्टिवेटेड हो जाएगी सर टेट्रासाइक्लिन में। मैं क्या पूछ रहा हूँ तो क्या जवाब दे रहा है? तेरे को जवाब देने से पहले सोच तो लिया कर मैं क्या पूछ कर रहा हूँ। क्या पूछा मैंने गोविंद? सर होगी सर, एम्प्लिसिन वाली सर जीन आपने होगी। पूछा कि एम्फिसिलिन की जीन होगी या नहीं? हाँ, तो होगी कि नहीं होगी? होगी सर। होगी। तो ये वाला एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास है क्या? इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है? नो सर। नहीं, उसकी जगह तो इंसुलिन वाली आ गई है, वो तो बीच में आ गई है। उसका तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है, वो तो इनएक्टिवेट हो गई है। तो उसको हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ना बोल के, अगर मैं उसको बोलूं टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, तो चलेगा? यस सर। टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव मतलब अगर ये इसको टेट्रासाइक्लिन देंगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंट देने वाली जीन नहीं है। तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं हुआ, ये टेट्रासाइक्लिन क्या हो गया? सेंसिटिव। एस फॉर सेंसिटिव। क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? यस सर। बहुत बढ़िया। अब इसको क्या, इसके पास दोनों ही होंगी, इसमें तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं, तो वैसा का वैसा Yes, अपने sir. आप नहीं जुड़ गया, है ना? तो ये तो टेट्रासाइक्लिन
सेंसिटिव हुआ और के Sir. साथ साथ सॉरी रेजिस्टेंट माफी सॉरी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट हुआ और साथ ही साथ एम्प्लिसिन के लिए भी क्या हुआ, रेजिस्टेंट हुआ। क्लियर पॉइंट आ गया ना? यस और ये सर। वाला और ये वाला इसके पास कुछ भी नहीं है। ये टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या है, सेंसिटिव, और एम्प्लिसिन के लिए क्या है, सेंसिटिव। आया ना? Ampicillin. यस सर। ठीक है, ये क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट यहाँ पे? बेटा डाउट तो पूछ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ तान्या, क्लियर है ये? सर Okay, नहीं sir. क्या तीसरा में नहीं आया तान्या, ये बता। सर, लास्ट वाला केस समझ नहीं आया, ये दोनों के लिए सेंसिटिव केस है। सर आपकी आप आवाज नहीं आ रही। म्यूट हो गए हो। सर आप म्यूट हो गए और आपकी आवाज नहीं आ रही। उसके अंदर सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया। किसका दिमाग खराब है जो मुझे अनम्यूट कर रहा है? मैं पिन म्यूट कर रहा रही सर, मैं पिन कर रही थी गलती से। हाँ तान्या, बेटा सिर्फ तान्या बात करेगी, बाकी कोई बात नहीं करेगा फिलहाल। तान्या माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बेटा ये बताओ मुझे फटाफट से कि टेट्रासाइक्लिन से बचाने वाली जीन कौन सी है? सर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, और एम्प्लिसिन से बचाने वाली? सर एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट। और ये दोनों जीन किसके पास होती है? सर जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी होगा। नहीं नहीं, ये दोनों जीन होती किसके पास है? वैसे किसके पास? प्लाज्मिड के पास होती है, राइट। तो जब हमने प्लाज्मिड बैक्टीरिया में डालने की कोशिश की थी तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होंगे ना जिसमें प्लाज्मिड नहीं गया होगा। यस सर। वो यही वाला बैक्टीरिया है। यस सर। इसके पास प्लाज्मिड आया ही नहीं, तो कोई रेजिस्टेंट जीन आएगी इसके पास, होगी इसके पास? सर नहीं होगी। तो ये टेट्रासाइक्लिन से भी मर जाएगा, एम्प्लिसिन से भी मर जाएगा। यस सर, ठीक है, आगे समझ। गॉट द कॉन्सेप्ट? और भी Yes, किसी sir. को डाउट है पूछ लो। ठीक है, तो जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड आया जिसमें इंसुलिन वाली जीन आ गई थी, उसने वो टेट्रासाइक्लिन की जगह पे आया है, तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। लेकिन एम्पिसिलिन वैसा का वैसा, जिसमें नया वाला इंसुलिन आया ही नहीं, उसका एम्पिसिलिन तो वैसा का वैसा होगा ही, टेट्रासाइक्लिन वैसा का वैसा होगा क्योंकि उसकी जगह इंसुलिन आया ही नहीं। और तीसरा बैक्टीरिया ऐसा हो सकता है इसमें दोनों में से कोई प्लाज्मिड यहाँ पे नहीं इंसर्ट हुआ। अब प्लाज्मिड ही नहीं आया तो बेचारे के पास ना तो टेट्रासाइक्लिन जीन होगी ना तो एम्पिसिलिन होगी। तो ये तीन हमारे पास हो गए, इन तीनों की अपनी अपनी पहचान होगी ना पहचान? यस सर। लेकिन ये पहचान मुझे नजर तो आएगी नहीं। लेकिन आप कोई बात कर सकते, तान्या से बात करी थी, हो गई। नाउ एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्स। अच्छा, अब पहचान मुझे नजर तो आएगी, दिखेगा तो नहीं, तो टेस्ट कैसे करूंगा मैं? जैसे मेरे पास ये है पूरा का पूरा बैक्टीरिया, ठीक है, ये मेरे पास है ना, ये बैक्टीरियल सॉल्यूशन है। बेटे बैक्टीरियल सॉल्यूशन दिख रहा है ना आप लोगों को? है? यस सर, दिख रहा है यस सर। सर, दिख रहा है। यस सर। तो मैं क्या करूंगा, सुना ध्यान से। अब इसी के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने बड़ा सिंपल काम करना है, मैंने इससे कल्चर प्लेटिंग करनी है। मैंने इससे एक पेट्री डिश लेनी है, उस पेट्री डिश में मैंने कॉलोनी बनानी है। एक इसकी कॉलोनी, मतलब मैंने इसमें से एक आध बैक्टीरिया यहाँ लगा दिया, एक आध बैक्टीरिया यहाँ लगा दिया, ये ऐसे 5 या ये 6 ऐसे कॉलोनी बना दी। क्लियर है पॉइंट? आ ये बात समझ में?
अब मैंने क्या किया, सर मतलब मैं वहाँ पे थोड़ा 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 वहाँ थोड़ा पे डाला है एक सॉल्यूशन। एक एक ट्यूब सी आती है, उससे मैं थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ डाल दिया। ठीक है, क्लियर। अब मैंने क्या कल्चर किया प्लेट बोलेंगे सर इसको। है, सर इसको कल्चर प्लेट बोलेंगे। हाँ बेटा कल्चर प्लेट है। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें रहता है एगार, एगार एग्रोस जेल रहता है, प्लस इसमें हमें रहते हैं न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें मैंने सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं। ठीक है ना, अब सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं तो ये ग्रो करेगा। ग्रो किया तो ये एक कॉलोनी बन गई, ये कॉलोनी बन गई, ये कॉलोनी बन गई, ये कॉलोनी बन गई, कॉलोनी बन गई, कॉलोनी बन गई। ग्रो करेगा, कोई डाउट आएगा? नो सर, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप मैंने क्या किया बेटा, इसकी मैंने फोटोकॉपी करी, इसकी मैंने कल्चर प्लेटिंग करी। क्या की बेटा, मैंने इसकी कल्चर प्लेटिंग करी। दो तरीके के प्लेट्स ली मैंने। ठीक है, दो तरीके की प्लेट्स ली मैंने। पहली प्लेट में मैंने एम्प्लिसेंट डाल, पहली प्लेट में मैंने एम्प्लिसेंट डाल दिया। मतलब मैं क्या करता हूं, ध्यान से समझना मेरी बात। मैं एक ये लेता हूं, एक वेलवेट पेपर, हालांकि वेलवेट नहीं है, ऐसे मान लीजिए वेलवेट पेपर लिया, इस पे चिपकाया। ठीक है, पूरी की पूरी कॉलोनी से मैं कॉलोनी को नंबर दे देता हूं, कॉलोनी नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हर एक कॉलोनी से एरिस बैक्टीरिया से चिपक गया। और इसको चिपकाने के बाद मैंने उठा के यहां चिपका दिया, तो हर एक कॉलोनी से एक एक बैक्टीरिया आ गया। 1 से भी आ गया, 1 से भी आ गया, 2 से भी आ गया, 3 से भी आ गया, 4 से भी आ गया, 5 से भी आ गया, 6 से भी आ गया। सेम काम इसके साथ, 1 से भी आ गया, 2 से भी आ गया, 3 से भी आ गया, 4 से भी आ गया, 5 से भी आ गया, 6 से भी आ गया। सबसे एक एक बैक्टीरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यस आ सर। गया, ठीक है। हमने डायरेक्टली क्यों नहीं किया? क्या नहीं किया डायरेक्टली? सर मैं पूछा सर, कल्चर प्लेट में रख के पहले हमने ग्रो क्यों करवाया बैक्टीरिया को, जो टेस्ट ट्यूब में था डायरेक्टली उससे क्यों नहीं करा एक्सपेरिमेंट आगे का? नंबर बढ़ जाए। मैं कॉलोनी बनाना चाह रहा हूँ, पहले उसको ग्रो कराना चाह रहा हूँ, पहले एक प्लेटिंग करना चाह रहा हूँ। प्लेट से प्लेट बनाऊंगा ना मैं, उससे डायरेक्टली प्लेट फोटोकॉपी नहीं करा सकता ना। बेटा तू पहले अपनी प्लेट, पहले एक चिट्ठी लिखेगा तभी तो उसकी फोटोकॉपी कराएगा। खैर सर बाद में बात करेंगे। अभी ये एम्परसेंट है, पहले तो पूरा कंप्लीट कर दे। ये एम्परसेंट है और यहाँ पे रखी मैं रखी हुई मैं टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सारे न्यूट्रिएंट्स रखे हुए, मतलब पूरे न्यूट्रिएंट्स है, एगार भी है, न्यूट्रिएंट सारे ही हैं, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सारे ही हैं। बेटा इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। ये था न्यूट्रिएंट मीडिया जो ग्रो कराने के लिए दिया था, और जो सिलेक्शन कराने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं सिलेक्टिव मीडिया। ये सिलेक्टिव मीडिया है। अब क्या होगा, अब यहां पर वही कॉलोनी ग्रो करेंगी जिनके पास एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन है, और इसके अंदर वही ग्रो करेगी जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। ये बात समझ में आ गई बेटा? हाँ भाई बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस बेटा सर। एक मिनट दो, एक मिनट, बस बैटरी थोड़ा लो हो गई है, मैं चार्जिंग पे लगा दूं फोन को, फिर एक मिनट बात करते हैं।
सर बेटा एक मिनट रुक जा, मैं फोन चार्ज पे लगा दूं। फोन आज के मेरा ना जल्दी ड्रेन होता है बैटरी। हाँ आप बता क्या कह रहा है। सर एक और बार बता दीजिए लास्ट पॉइंट जो आपने बताया। एक सेकंड बस, एक सेकंड रुक, चलिए चार्जिंग क्यों हो रही इसमें। हाँ अब बता क्या कह रहा है। सर एक बार लास्ट पॉइंट बता दीजिए, एम्फिसिन और टेट्रासाइक्लिन जब आपने डाला तो। हाँ मैं कह रहा हूँ एम्प्रेसिन भाई, ये यहाँ पर वही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जिनके पास एम्प्रेसिन रेजिस्टेंट जीन है, हाँ कि ना। ऊपर वाले में यस सर। और नीचे वाले वही ग्रो करेंगे जिनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। हाँ बच्चों यस क्लियर है सर। बेटा सब लोग को। यस सर क्लियर है। अच्छा अब मान लो कि यहां पे ग्रो किया, ये और ये, मतलब यहां ग्रो किया कौन कौन सा नंबर, क्या क्या नंबर आएंगे, नंबर 1, 3 और 5। अब 1, 3, 5 ही ग्रो किए एम्प्रेसन के अंदर, ठीक है। तो बताओ ये 1, 3, 5 जो है ये कौन कौन से वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्या 1, सर 3, 5 नॉन, वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं। यस सर। यस सर सर। ये ट्रांसफॉर्मेंट होंगे सर दोनों टाइप के। ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है बेटा, जितना पूछा जो करूँ ना उतना आंसर चाहिए मुझे। यस सर होगा ये वाला। हाँ, ये वाला हो सकता है क्योंकि इसके पास एम्प्रेस रेजिस्टेंट जीन है। क्या ये वाला हो सकता है। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। क्या ये वाला हो सकता है। तो सर नो सर, नो सर। तू नो सब जगह सर। यस बोला कर। जब बोलेगा तो 4 सही बातें बोलेगा, फिर एक पे भी वहां भी यस बोल के सब। अमन को जितना सवाल पूछ रहा उतना आंसर चाहिए मुझे। बाकी लोग ये सर नो हो सर ही सकता बोला है, मैंने। ये वाला हो सकता है। सर ये वाला नहीं होगा, रेसिस्टेंस ये वाला नहीं ये वाला होगा। नहीं होगा क्योंकि इसके पास एम्प्रेस रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो ये 1, 3, 5 यही दो हो सकते हैं, बाकी ये नहीं होगा। तो मैंने इन तीनों में से मतलब कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दिया। या मैं बोल सकता हूं कि मैंने इन सब में से सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट वाले सिलेक्ट कर लिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाले एलिमिनेट कर दिए। पता लग गया ना कि बाकी सारे जो थे वो सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, सिर्फ 1, 3, 5 ही ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बात क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों में से पहचानना है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाला कौन सा है, ठीक है। अब मैंने देखा टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियोटाइड वाला, तो उसमें कौन ग्रो कर रहा है। मान लो उसमें ग्रो किया ये और ये, मतलब नंबर 3 और नंबर 5। तो नंबर 3 और नंबर 5 कैसे हैं, कौन है ये, मतलब ये वो है जो टेट्रासाइक्लिन। सर रिंग नॉन कॉम्पोनेंट। रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट। पहले सुन लो, ये 3 और 5 कौन से, ये 3 और 5 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, ठीक है ना। और साथ ही साथ में ये 3 और 5 यहां पे भी थे, तो मतलब ये 3 और 5 टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के साथ साथ एम्प्रेसन रेजिस्टेंट भी है, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहां पर अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट बनाऊं, कॉलोनी नंबर 1, कॉलोनी 2, कॉलोनी 3, कॉलोनी 4, कॉलोनी 5 और कॉलोनी 6 चार्ट बना लिया। ये चार्ट दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 सर दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है बेटा। यस सर। हाँ यस छह सर। कॉलोनी हो गई। एक में लिखा मैंने एम्प्लिसिन के लिए और ये हो गया टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का चार्ट है, किसका है, रेजिस्टेंस का। तो 1 जो है वो एम्प्लिसिन के लिए रेजिस्टेंट है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, यही दिख रहा है भाई। इन दोनों को देख के मुझे बताते जाओ। यस 1 सर। एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव,
ठीक है, या आरसी लिख देते हैं, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, यही है वन। यस सर। यस टू सर। का टू का बताओ, टू का। सर वो दोनों में नहीं है। सर सेंसिटिव है दोनों के लिए। दोनों में से दोनों के लिए रेजिस्टेंट सेंसिटिव, दोनों के लिए सेंसिटिव सेंसिटिव सेंसिटिव। अच्छा, और थ्री दोनों के लिए रेजिस्टेंस। दोनों में ग्रो कर रहा है। दोनों रेजिस्टेंट। दोनों दोनों रेजिस्टेंट। के लिए रेजिस्टेंट। फोर दोनों सेंसिटिव। दोनों सेंसिटिव। फाइव दोनों रेजिस्टेंट है। दोनों रेजिस्टेंस। और सिक्स सेंसिटिव सेंसिटिव। सेंसिटिव दोनों में। अच्छा ओके। अच्छा, मुझे कौन से वाले चाहिए, मेरे मतलब कौन से, जो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट सेंसिटिव हो, जो एम्प्लिसिन कैसे हो, रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, मतलब जो इसमें ग्रो करे और इसमें ग्रो ना करे। तो ऐसा वाला कौन सा है जो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है? वन। सर कॉलोनी वन। कॉलोनी वन। टू दोनों सेंसिटिव, थ्री दोनों रेजिस्टेंट, फोर दोनों सेंसिटिव, फाइव दोनों रेजिस्टेंट, सिक्स दोनों सेंसिटिव। इकलौता वन ही ऐसा है जो एम्प्लिसिन के अंदर ग्रो कर रहा है लेकिन टेट्रासाइक्लिन नहीं कर रहा, मतलब वो मेरे चॉइस का क्या है, बैक्टीरिया है। तो मुझे इस पूरी कॉलोनी में से मेरी चॉइस वाला बैक्टीरिया मिल गया। यस सर। मिल गया सर। और ये अच्छा, और ये कैसे मिल पाया, इसकी वजह क्या थी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ठीक है ना, है ना। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ने मार्क कर दिया भाई। आप मार्कर से क्या करते हो, निशान लगाते हो ना, मार्क करते हो ना कि देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है। वैसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे मार्कर की तरह काम कर रही है कि ये वाला आपके मतलब का है, ये वाला आपके मतलब का नहीं है। तो एनसीईआरटी की लाइन सुनना ध्यान से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन प्लाज्मिड helps to find out recombinant transformants from the mixture of recombinant transformants, non-recombinant transformants and non-transformants। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो मार्कर की तरह इस्तेमाल करती है, की तरह काम करती है। इसलिए हम प्लाज्मिड को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्लाज्मिड को इस्तेमाल करने की क्या क्या वजह होगी? पहला, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग है। दूसरा, प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है जिसको हम मार्कर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, ये आप एडिशन में कह सकते हो कि वो वन बैक्टीरिया जो अनदर बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकता है हॉरिजॉन्टली। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सर। ओके, तो अब हम वापस कहानी पे चलते हैं। अब हम वापस इस कहानी पे चलते हैं जो हम कहानी कह रहे थे कि अब हमारा सारा काम क्या हो गया। मिटाने जा रहा हूं मैं, ये पूरा मिटा दूं? मिटा दीजिए सर। ओके, ये सारा मिटा दूंगा। अब मेरा आधा सारा काम हो चुका है। अब मेरे को बैक्टीरिया पता लग गया कि ये वन वाला है। अब इस वन वाले बैक्टीरिया को पता है क्या करूंगा मैं? इसे उठाऊंगा, ठीक है, उठा के एक पूरी पेट्री डिश में, एक वन को उठाया मैंने और पूरी पेट्री डिश में मैंने वन को ग्रो करा लिया, या मैंने इस पूरे वन को क्या किया, सीधा ही कल्चर करा लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्लियर? अभी सारे बैक्टीरिया मेरे टाइप के होंगे नहीं होंगे? यस सर। होंगे। क्लियर? अच्छा, अब जब मैंने इसे ग्रो कराया, इसको मैंने अच्छी अच्छी कंडीशन दी, ठीक है ना, अच्छी अच्छी बढ़िया कंडीशन दी मैंने इसको। अब इसे जब मैंने बढ़िया कंडीशन दिया, अच्छे से ग्रो किया, पूरा बन गया ये बैक्टीरिया, मरेगा नहीं मरेगा? मर जाएगा हमारी सर। बात समझ में? अच्छा, अब ये क्या करेगा? यस सर। अब पहले प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में मेरे इंसुलिन की जीन है जो मल्टीप्लाई हो चुकी है। जितनी बार बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुआ, अगर बैक्टीरिया करोड़ों बार मल्टीप्लाई हुआ तो मेरी इंसुलिन की जीन करोड़ बार मल्टीप्लाई हुई। अब ये जो जितनी इंसुलिन की जीन है, इस समय इंसुलिन का आरएनए बनेगा और इंसुलिन का प्रोटीन बनेगा, बनेगा बनेगा? क्लियर? यस तो इसके सर। अंदर
इंसुलिन का प्रोटीन Yes, बनता रहेगा, sir. उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। और इस एक्सट्रैक्शन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ठीक है, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, और मुझे इंसुलिन का प्रोटीन मिल गया। अब मैं जितना चाहूं उतना बना सकता हूं। मान लो मेरे पास इतना बैक्टीरिया था, मैंने पूरा 1000 लीटर की टंकी ली, 1000 लीटर की टंकी में न्यूट्रिएंट्स लिए, ये बैक्टीरिया डाल दिया और मिक्स किया अच्छे से टेम्परेचर दिया, अच्छे से मतलब बड़ा सा फर्मेंटर ले लिया, बड़े से फर्मेंटर में इस बैक्टीरिया डाला, न्यूट्रिएंट्स दिए, टेम्परेचर दिया, पीएच दिया, ऑक्सीजन दिया, सब कुछ मिक्स किया अच्छे से, चलते रहने दिया। और इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया इवॉल्व करेगा, अपने डीएनए से प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन क्या, इंसुलिन का प्रोटीन है, ऑफ कोर्स और भी बनाएगा। तो हम उन सारे प्रोटीन में से इंसुलिन का प्रोटीन क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब वो एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो एमएससी पीएचडी करने के बाद समझाते हैं। बहुत टफ चीजें हैं, हाई परफॉर्म लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ऐसे खतरनाक से टेक्निक्स हैं, वो अभी आपके लेवल पे आप नहीं पढ़ते। मैंने भी बल्कि मैंने खुद ने नहीं पढ़े, वो मास्टर्स के भी पीएचडी के लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। खैर मेरा फील्ड भी नहीं था। बायोटेक के जो बीटेक करते हैं या एमटेक करते हैं उनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हम 12th के लेवल पे वैसे नहीं पढ़ेंगे, तो उसको छोड़ देते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इतने बड़े फर्मेंटर में से निकाल लिया, कौन सा, इंसुलिन का प्रोटीन निकाल लिया, और एक बार मिल गया मुझे इंसुलिन का प्रोटीन, फिर तो क्या ही है, जिसको भी डायबिटीज है इंजेक्शन में फॉर्मुलेट करो और बेचते जाओ। आ रही बात समझ में? तो ये है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब मैं किसी भी ह्यूमन की जीन को बैक्टीरिया में डाल के उसे इंसर्ट करा सकता हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं है, ये जो सिर्फ आपने आखिरी स्टेप सिर्फ इंसुलिन के लिए नहीं, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, और कोई भी प्रोटीनेशियस जो हार्मोन्स हैं या फैक्टर्स हैं, या क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, जैसे किसी की फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, उसे हेमोफीलिया है, उसमें हेमोफिलिक फैक्टर जो फैक्टर 8 होता है उसकी कमी है, मैंने उसकी जीन ली, बाहर ग्रो करवाई बैक्टीरिया से, और जितनी मर्जी अब अवेलेबल है आराम से दे दो। तो आपके फार्मास्यूटिकल्स में बहुत बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है किसका, बायोटेक्नोलॉजी का, इस कॉन्टेक्स्ट में। गॉट द आइडिया? सर प्रोटीनेशियस होना चाहिए ना बस वो कंपाउंड। हाँ, ये बड़ा जरूरी है कि वही कंपाउंड बना सकते जो प्रोटीनेशियस हो। जो लिपिड होगा उसके लिए जीन ही नहीं है, तो वो कैसे बनाओगे, ये लिमिटेशन है। हाँ जी, ये समझ में आ गया? सर जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है सर, उससे हम बैक्टीरिया से अलग कर रहे हैं बस इंसुलिन को। हाँ, मतलब बैक्टीरिया में अपने प्रोटीन भी बनेंगे ना, बैक्टीरिया के अपने जो 1000-2000 जो प्रोटीन होंगे, उन सारे प्रोटीन में से जैसे उसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन वाला प्रोटीन भी तो होगा, है ना, तो वो सॉरी एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस की जीन वाला प्रोटीन, उन सारे प्रोटीन में से हम इंसुलिन वाला प्रोटीन स्पेसिफिकली अलग करेंगे, उसे डाउनस्ट्रीमिंग किया। सर शुरुआत में भी हमने जो इंसुलिन लिया था वो भी हमारे पास अलग होके आया था। वो डाउनस्ट्रीमिंग नहीं था, वो हमने जीन अलग किया था ना, वो प्रोटीन नहीं अलग किया था, वो हमने बस कटिंग करी थी बस। ओके उसमें तो हम बताता हूँ, उसमें तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वैसे करते हैं, पूरा मेथड में पढ़ा दूंगा। ये सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ना जितने जितने प्रोसेसेस हैं, सबसे टफ यही प्रोसेस होता है समझना। तो आपको लगी होगा पता कि कितना इसमें कंफ्यूजन, कितना दिमाग लग रहा है कि पहले इसमें डाल रहे हैं उसमें डाल रहे हैं। तो ये लाइंस 1-2 लाइन ही होती हैं, लेकिन प्रोसेस सबसे मुश्किल यही था। बाकी तो आसान है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जीन इंसर्शन, जीन आइसोलेशन, वो सब आसान है, वो सब तो डायरेक्ट प्रोसेसेस है। यही नहीं समझ में आता बस स्टूडेंट्स को। तो ये समझ में आ गया, मतलब समझ लो हो गई तुम्हारी आधी बायोटेक्नोलॉजी। ये आ गया? यस सर। सर इसको पूरा आंसर के फॉर्म में लिखना पड़ता है? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, तुझे बता दूंगा अभी, मैं जब कंप्लीट करूंगा ना बायोटेक्नोलॉजी, तेरे सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। क्लियर है सर। किसी और को कोई और डाउट? क्योंकि आपका टाइम पूरा हो गया, तो कोई डाउट तो पूछ लो, वरना आज के लिए इतना ही है। सर ये एंटीबायोटिक सर दूसरे चैप्टर का डाउट था। हाँ युषी बताइए। सर ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, नेचुरली प्लाज्मा में रहती है या फिर इसे भी बायोटेक्नोलॉजी से डालते हैं हम? देखो ये कुछ नेचुरली रहती हैं, लेकिन मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा क्लोनिंग वेक्टर्स के अंदर। हम एक्चुअली यहाँ पे प्लाज्मिड को बोल रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन ये तो नेचुरल से मैंने एक आइडिया ले लिया, जनरलाइज, बड़ा सिंपल सा मैंने समझाने के लिए,
लेकिन हमने भी बायोटेक्नोलॉजी से कुछ डिजाइन किए क्लोनिंग वेक्टर्स जहां पे हमारा ये वाला जो काम है ना और आसान हो जाए, ठीक है ना। तो काम को थोड़ा आसान करने के लिए हम स्पेसिफिकली डिजाइन करते हैं प्लाज्मिड्स जिनको हम इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं और सब क्लोनिंग वेक्टर बनाते हैं। ठीक है योशी, उसकी बात नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। हाँ, और जिसको जाना हो जा सकता है। कोई और डाउट पूछ रहा था कुछ? सर कोई कुछ पूछ रहा था कि दूसरे चैप्टर से कोई डाउट है? किसकी आवाज आई थी? सर स्क्रीन प्रेजेंट करके पूछना। आप पूछो पूछो। तो पढ़ाई लिखाई कर रही है हानिया वैसे आजकल? यस सर। सर क्वेश्चन 5 बेटा नजर नहीं आ रहा, थोड़ा जूम कर। रुक जा, मैंने कर लिया। 5 पे फोकस कर। हाँ ठीक है। अरे बेटा कैसे सवाल पूछ रही है तू, इतना आसान है ये जो है ना। ये कह रहा है कि डाइल्यूट यूरिन which of the following does not favor the formation of large quantities of dilute urine। या मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसे, which of the following favors formation of concentrated urine। मतलब concentrated urine इसमें से कैसे कैसे बनेगा, ठीक है ना। किस में से बनेगा? देखो कैफीन और अल्कोहल ये तो कंसंट्रेटेड यूरिन नहीं बनाते, ये डाइल्यूट यूरिन बनाते हैं। रेनिन जो है, अब रेनिन आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो होता है ना ANF, ये इनहिबिट करता है रास को। और ये रास को इनहिबिट कैसे करता है? ये एक मिनट रुको। रेनिन कॉज करेगा एल्डोस्टेरोन का रिलीज, एल्डोस्टेरोन वाटर एब्जॉर्ब कराएगा, वाटर एब्जॉर्ब कराएगा और वाटर एब्जॉर्ब करा के अल्टीमेटली वाटर को यूरिन में लॉस कम करेगा। तो रेनिन भी कंसंट्रेटेड यूरिन में हेल्प करेगा। रेनिन करेगा कंसंट्रेटेड डाइल्यूट। हाँ बेटा इसमें ए आ जाएगा रेनिन। सर बी क्यों नहीं होगा? हाँ बी क्यों नहीं होगा बेटा? बी एक्चुअल में यूरिन कंसंट्रेट नहीं करता, वो भी डाइल्यूट ही करता है, ठीक है ना। वो वाटर का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो फिर एफआर भी इंक्रीज होगा। ANF आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो उसका काम क्या है कि रास को इनहिबिट करना। हार्ट बीट। अरे नहीं सुन ले, वो रास को इनहिबिट करता है। वो ब्लड प्रेशर जब हाई होता है ना, उसको लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर अल्टीमेटली क्या करता है? रास को इनहिबिट करता है। रास को इनहिबिट क्या मतलब? रेनिन के एकदम अपोजिट काम किया, मतलब काम वही करता है, ठीक है, जो एल्डोस्टेरोन कर रहा है। मतलब कि अल्टीमेटली बेटा अगर इस सिंपल टर्म्स में बताऊं तो आर्टरिया नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर जो है वो अल्टीमेटली वाटर को ना, जैसे का कंसंट्रेशन लेवल ना यूरिन में बढ़ा देता है, वाटर का कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको मान रहे हैं कि डाइल्यूशन में ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। आर्टरी नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर ADH के एक तरीके से आप समझ लीजिए, जैसा ADH काम कर रहा है वैसे ही सिमिलर सा फंक्शन करता है। ओके सर। सर एक 6th तो नीचे कर बेटा, 6 नजर नहीं आ रहा, अटक रही है मेरी आवाज। ठीक है 6 नजर आ रहा है, ठीक है। आगे आ गया। रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट। बेटा सिंपल सा है बेटा, सब कैंसल्ड क्वेश्चन पता है क्यों है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में गड़बड़ थे। बाकी मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्या लॉजिक लगाया गया था। प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल इज रिस्पांसिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, ठीक है ना, क्योंकि वो वाटर का 65% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो PCT अगर रिमूव कर देंगे तो यूरिन कंसंट्रेट नहीं होगा, यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। तो काफी डाइल्यूट यूरिन पास होगा। तो इसका आंसर सी है। सर डी गिवन था। हाँ बेटा तभी वो कैंसल्ड है क्वेश्चन। सर 19th है। What is happening if stretch receptor of the urinary bladder will be totally removed? ये भी बेटा गड़बड़ क्वेश्चन है। अगर स्ट्रेच रिसेप्टर आप टोटली रिमूव कर दोगे ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है,
तो मिक्सचुरेशन कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये रीजन होता है। इसका आंसर ए है, ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। इसमें आंसर जो दिया जाता है ना जनरली, वो दिया जाता है सी, ठीक है ना, वो सी दिया जाता है, लेकिन सी आंसर गलत है, इसका आंसर ए रहता है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ओके सर। ठीक है, हाँ, पीछे आंसर इसका सी दिया होगा, है ना? सर बस सर ए है सर, कहीं पे सी दिया है और नहीं, कहीं पे बी गिवन है और कहीं पे ए है। नहीं, ए ही है। ओके सर। बेटा एनी अदर डाउट एनीबॉडी? सर हाँ जी सर, जैसे हमने यूज़ किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन को कट करने के लिए, तो सर ऐसा ये तो रैंडमली किसी भी सेगमेंट को कट करेगा ना, तो ये स्पेसिफिक कैसे हुआ? हाँ, वो तुमने सही बोला। एक्चुअली हम ना पहले ही ऑब्जर्व करके रखते हैं। हम ना आर्टिफिशियल एक प्लाज्मिड बनाते हैं एक्चुअल में, और उसमें हम ऐसी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन रखते हैं जिसके खुद के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। मान लो उसके पास इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है और बाकियों के पास इको R1 नहीं होगी, तो हम इको R1 से कट कराएंगे तो वो स्पेसिफिकली वही जगह पे कट करेगा, सिर्फ वही वाली जीन कट होगी, दूसरी कट नहीं होगी। ओके सर। समझ गए ना? वो हम डिजाइन ही ऐसे कर रहे हैं पहले से ही। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? चलिए बेटा, आपका टाइम हो गया, क्लास का टाइम हो गया, फिर दूसरी क्लास का भी होगा, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना?